आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट देवांगी दलाल से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देवांगी दलाल, जो एक स्पीच थेरेपिस्ट कहूं आपको या ऑडियोलॉजिस्ट कहूं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो आपके इस काम को स्पीच थेरेपिस्ट कहना ज्यादा मुनासिब होता है देवांगी जी, या ऑडियोलॉजिस्ट कहना ठीक होता है, या क्या कहना ठीक होता है? इंडिया में ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी साथ में है, तो हमारे आरसीआई के अंडर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट करके रजिस्टर किया जाता है। जी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी बड़ा ही नया शब्द होगा हमारे सुनने वालों के लिए। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये क्या है मामला, मतलब स्पीच से जुड़ी कौन कौन सी संभावित समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें आप एड्रेस करती हैं? सबसे पहले तो मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। मैं करीब एज अ ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट 34 ईयर्स से ज़्यादा काम कर रही हूँ। जी। हम बहुत सारे एंगल को कवर करते हैं, जैसे जिन नॉर्मल पर्सन को स्पीच हियरिंग वॉइस की डिफिकल्टी हो, या फिर डिसेबल पीपल जिनको स्पीच हियरिंग और वॉइस की डिफिकल्टी हो, उन सबके साथ हम काम करते हैं। जी। यानी आप देखेंगे तो बहुत वास्ट फील्ड है। नॉर्मल पर्सन में जिनको स्टैमरिंग हो, जिनकी स्पीच में क्लैरिटी ना हो, जिनका वॉइस बार बार खराब होता हो, स्टैमरिंग होता हो, या फिर नॉर्मल पर्सन है उनको लगता है कि वो फास्ट बोलते हैं, दूसरों को उनकी बातें समझ में नहीं आती है, तो उसमें भी हम काम करते हैं। हियरिंग रिलेटेड इश्यूज जिसमें सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। जी। हम कान से सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। अगर सुना ही कम हो तो हमें समझना और बोलना भी डिफिकल्ट हो जाता है। कोई भी स्पीच या वॉइस इश्यूज हो, उसके पहले हियरिंग इश्यूज है कि नहीं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जी। काफ़ी सारे हमारे जो नॉर्मल बच्चों की स्कूल में मैंने कैंप्स किए हुए हैं, तो हमने पेरेंट्स और टीचर से सुना है कि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं देता है। तो आपको बता सकती हूँ मैं कि एक स्कूल में मैं गई थी, उसमें करीब 800 बच्चे थे। उनको हमने स्क्रीनिंग की, उसमें 80% से ज़्यादा बच्चों के कान में बहुत सारा मैल था। ओ तो अब जरा ये सोचिए कि ये तो आप लोगों ने जाके स्क्रीनिंग की तो ये बात सामने आई, तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि ऐसी समस्याएं होती हैं पर एड्रेस नहीं होती? यस। देखो, कान में वैक्स होना और उसके ऊपर ध्यान देना काफ़ी सारे हम निग्लेक्ट ही करते हैं। जी जी जी। हमने जब इंस्पेक्शन किया और इतने सारे बच्चों का किया, और हमने पेरेंट्स को एजुकेट किया कि कान साफ करना बहुत ज़रूरी है। अगर कान में कनाल में मैल होता है और भरा हुआ होता है कभी कभी, तो उससे 10 से 15% कम सुनाई देता है। और 0 to 5 years इज द एज वेयर चाइल्ड रिसीव्स द मैक्सिमम लैंग्वेज स्पीच फ्रॉम द एनवायरमेंट। हम सीखते हैं, तो अगर उसमें 5-10% सुनाई कम हो गई
तो लर्निंग पे असर होता है। कभी कभी इसके कारण स्पीच क्लैरिटी भी नहीं होती है, बिकॉज आप अच्छा सुनते नहीं हो तो अच्छा बोल नहीं पाते हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बात पर अगर ध्यान ना दिया जाए तो इसके नतीजे तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो आपने एक स्कूल में ये इंस्पेक्शन किया, तो देश भर में इतने सारे स्कूल और इतने सारे बच्चे, तो ये अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है। यस, सो बेसिक अवेयरनेस एवरी चाइल्ड। जैसे अभी फिलहाल 80 कंट्रीज में प्रोटोकॉल्स हैं कि सारे बच्चे जो अस्पताल से निकलते हैं उनकी सुनाई की टेस्ट की जाती है। 24 आवर्स के अंदर आप सुनाई उनकी बराबर है कि नहीं उसकी टेस्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओई यानी ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस। ठीक है, पैदाइश के फौरन बाद हो सकती है। यस, 24 आवर्स में होती है। फिलहाल अभी इंडिया में हाई रिस्क बेबीज जिनको जॉन्डिस हुआ हो, प्रीमेच्योर बेबीज हो, उनके लिए किया जा रहा है, बट सारे बेबीज को अभी भी टेस्ट नहीं किया जाता है। तो एक तो ओए कंपलसरी मैंडेटरी होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम ये जो हियरिंग डिसेबिलिटी है उसको काफी अर्ली एज में डिटेक्ट कर पाए। तो उनका जो ऑडिटरी मेमोरी पीरियड होता है, जो सुनाई का पीरियड होता है, वो कम मिस होता है। तो यहाँ ये कहना ठीक होगा कि जो लोग माँ बाप बनते हैं, यस, अगर अस्पतालों में ऐसी सुविधा नहीं है तो वो अपनी तरफ से पहल करें और 24 घंटे के अंदर बच्चे के कानों की जांच करवाएं। यस यस जी। एक सिंपल सा टेस्ट है, कान में प्रोब रखना है, कान क्लीन होना चाहिए, और प्रोब टेस्ट रन करके बोलता है पास या रेफर। पास यानी सुनाई बराबर है, नॉर्मल है, रेफर है तो उसको 3 महीने में वापस टेस्ट करना है, 6 महीने में वापस टेस्ट करना है, और अगर 3 बार अगर रेफर आता है तो उसकी फिर डिटेलिंग टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी होती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी बच्चा स्कूल में नया एडमिशन्स लेता है जी, और उनकी जो प्रोग्रेस होती है 0 to 5 इयर्स में मैक्सिमम होती है, तो सारे जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उनको कान में वैक्स है कि नहीं उनकी भी नॉर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए जी, जिससे हम काफी हद तक जो उनका जो डिस्टर्बेंस होता है सुनने का, समझने का, वो हम कम कर सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ न केवल पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है, यानी फैमिली की, स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बन जाती है, जिस बात को आपने अंडरलाइन किया है। यस जी, बहुत सही बात कही है आपने देवांगी जी। यहाँ एक पल के लिए रुककर इस प्रोग्राम का पहला गाना सुनते हैं। इस वक्त आपके जहन में कौन सा गाना आ रहा है? गाना है ABCD टुका है, चुनरिया। हाँ, I'm proud that I'm Indian citizen. यस यस, बिल्कुल। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, तो ये गाना सुनते हैं। श्योर। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जग से हारा नहीं मैं, खुद
मुझसे ही रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, तेरा ख्याल मारी तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। ये तो हुई सुनने की समस्या की बातें। यहां आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और वो है स्टैमरिंग यानी हकलाना, आवाज में क्लैरिटी ना होना। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बोलने की स्पीड ज्यादा होती है, उसको लेके भी उनके मन में एक हिचक आ जाती है कि भाई मैं बहुत फास्ट बोलता हूं या बोलती हूं और इससे मेरी बातें लोगों की समझ में नहीं आती। ये सारी चीजें क्योरेबल है? मैंने 34 इयर्स प्रैक्टिस किया है जी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे चिल्ड्रन के साथ काम किया है। कोई भी डिफिकल्टी है उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक क्या है। प्यारी बात है जी। उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, राइट। ठीक है। एक किताब है जिसमें लिखा था 3000 मिलियन वर्ड्स चाइल्ड कैन लर्न विद इन 5 years। 3000 मिलियन, ओहो, ये तो कल्पना से परे हो गया। हाँ, अभी जो इतने सारे वर्ड्स 0 to 5 years में 20 लैंग्वेजेस भी बच्चा सीख सकता है, ठीक है। और इतने सारे वर्ड सीखता है। और वो स्टडी में ऐसा भी लिखा है कि कोई भी इकोनॉमी में से हो, अगर आपने अच्छा स्टिमुलेशन दिया तो बच्चा सीख ही सकता है, ठीक है। हमारा जो ग्रोथ होता है ब्रेन का 20% एजुकेशन से मिलता है, बट 80% हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है। वाह। ठीक है। तो बच्चा कौन से एनवायरनमेंट में ग्रो हो रहा है, किस तरह से ग्रो हो रहा है, उसकी सिचुएशंस क्या है, उसको स्टिमुलेशन कितना मिलता है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। Yes. जैसे हमारे वहाँ बहुत सारे बच्चे अलग अलग कंट्री से भी आए हैं। आपको बताऊं कि अलग अलग कंट्री में इतना जो कम्युनिकेशन, जो फैमिलीज का गैदरिंग, साथ में रहना, वो सब इतना नहीं होता है। तो जो बच्चा नॉर्मल से थोड़ा डिले होता है तो उसके प्रोग्रेस में डिले होता है। लेकिन हमारी कंट्री में अगर हम अलर्ट रहे और उसके ऊपर काम करें तो प्रोग्रेस काफी हद तक फास्ट हो सकता है। बिकॉज हम एक फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां हमारे पास आसपास सब लोग हैं जिनसे हमको स्टिमुलेशन मिल सकता है। तो पहले बोला जाता था प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट मेरे हद से हमें इस स्टेटमेंट को चेंज करके अवेयरनेस इज बेटर देन प्रिवेंशन वो करना चाहिए। बहुत सही बात है, बहुत सही। तो अगर अवेयरनेस हम बढ़ाएंगे कि इस एरिया पे कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है तो काफी हद तक हम इस सारे प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आप तो हमने आपको बुलाया है स्टूडियो में। तो जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ हम काम करते हैं, ठीक है। अगर 0 to 6 months में उनकी हियरिंग एड उनकी जरूरियात के हिसाब से फिट की गई, यानी कोई भी बच्चा होता नहीं है जैसे बहरा मूंगा जो बोलते हैं, वो एक्चुअली बहराशी होती है, मूंगे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनकी सुनाई अगर सही अर्थ में सही टाइम पे जज की जाए तो उनकी जरूरत के हिसाब से हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट लगाया जाए तो उनका जो ऑडिटरी मेमोरी पीरियड होता है वो कम होता है और उसके कारण हम उनको 2 years में कि 5 years में नॉर्मल स्कूल में जाने के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या कमाल की बात है। मतलब सही वक्त पर सही मदद मिलना कितना मायने रखता है। यस। सो अगर यही चीज नॉर्मल के साथ भी हो
तो आप सोचिए कि हियरिंग इम्पेयर्ड में तो काफी सारा काम लगेगा, जी, काफी सारा स्टिमुलेशन देना पड़ेगा उनको, Implant स्पेशल होगा। ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, हियरिंग एड का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल बच्चों में तो ये कर सकते हैं ना। जी, तो अगर स्पेशली एबल चिल्ड्रन आज पूरे वर्ल्ड में 80 कंट्रीज जो प्रोटोकॉल फॉलो कर पाई है हियरिंग इम्पेयरमेंट में, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट इज नॉट विजिबल, इसलिए काम नहीं होता है। और अगर काम किया जाए तो 20 to 40% हैंडीकैप आप रिड्यूस कर सकते हो। बहुत बड़ी तादाद है ये। तो ये हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात हुई। तो वही बात अगर हम नॉर्मल में करें जी, तो आप इमेजिन करिए कि जो भी इश्यूज है, फिजिकल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, अगर अवेयर जल्दी किया जाए तो कितने हद तक उसकी परसेंटाइल कम कर सकते हैं। यानी ये इश्यूज भी सॉल्व होंगे और सोसाइटी की पूरी तस्वीर भी इससे बदल सकती है। Yes. क्योंकि इसमें बच्चों का डेवलपमेंट शामिल है, आज जो हम- मेंटल डेवलपमेंट भी है। यस, आज हमारे 34 इयर्स प्रैक्टिस में हमने जितने हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को ट्रेनिंग की है, वो आज सोशल एंटरप्रेन्योर, बैंक में मैनेजर, बहुत सारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, अच्छा काम कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, आज वो नेशनल एसेट्स बन पाए हैं। तो आप सोचिए कि बेसिक लेवल पे इवन नॉर्मल के साथ ये सारी अवेयरनेस लेके हम चलेंगे तो आप नेशनल एसेट्स कितनी बड़ी बना पाएंगे। जी, आगे की बातें करेंगे, यहाँ एक गाना सुनते हैं। श्योर। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुमने ना जाना कि मैं दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना, मेरे दिल की है जो दास्तां। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊं। तुम पर मरता हूँ मैं, सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जान। सुनो ना सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना। सुनो ना सुन लो ना। मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा हो, अगर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। मैं भी हूँ तन्हा, तुम भी तन्हा हो, अगर साथ हम हो तो सोचो क्या हो। जो मंजिल दो दीवाने दिल ले चले प्यार का कारवां।
सुनो ना, सुन लो ना, हम सफर मुझी को चुन लो ना, सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना। आपने ये बताया कि सुनने की समस्या और हकलाने की समस्या, जल्दी जल्दी बोलने की या अस्पष्ट बोलने की समस्या, इन सारी समस्याओं को सबसे पहले तो पहचानना जरूरी है, Yes. एड्रेस करना जरूरी है, Yes. जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास इन दोनों पर सही असर डाला जा सके। Yes. क्योंकि हम समस्याओं की बात कर रहे हैं और आपकी एक्सपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो अब इससे आगे की बातें बताइए। अभी आपको एक एग्जांपल दूं, रिसेंटली कोरोना में काफी सारे बच्चे घर पे थे, जी। ठीक है, पेरेंट्स उनके साथ थे, घर पे रह के काम करते थे, ठीक है, और सडनली पेरेंट्स ने काम करना शुरू किया। अभी हमारे वहाँ एक बच्चा आया था, वो घर पे था, 2-2.5 साल का, बोलने का उसने शुरू कर दिया था, अच्छा सा बोल रहा था, और फिर पेरेंट्स ने काम करना शुरू किया एंड सडनली दैट चाइल्ड स्टार्टेड स्पीकिंग लेस, थोड़ा बोलना ही बंद कर दिया। नाउ द पेरेंट्स वर टू मच वरिड कि ये क्या हुआ। काफी सारे उनके असेसमेंट हुए, डायग्नोसिस हुए, द पेशेंट वाज लेबल प्रोग्रेसिव ऑटिज्म, क्या क्या। अभी ये पेरेंट्स हमारे वहाँ आए, हमसे डिस्कशंस कर रहे थे और उसमें मुझे पता चला कि बच्चा जो है मेंटली अफेक्टेड था, बिकॉज पेरेंट्स दोनों काम पे जाते थे और बिना बताए चले जाते थे और बच्चा इससे काफी अफेक्टेड था। तो डिस्कशन में मैंने उनको बताया कि आप काम पे जाते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए ही काम कर रहे हैं, तो आप बच्चे को क्यों नहीं बताते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, और जब वापस आऊंगा आपके साथ खेलूंगा, आपके साथ काम करूंगा, ये सब। आई सेड आप 15 दिन वही काम करिए और कुछ मत करिए। आप बिलीव नहीं करोगे, 15 दिन वो हमेशा बता के जाते थे 1 घंटे पहले कि अभी 1 घंटे के बाद मुझे ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, मैं आके ये गेम आपके साथ खेलूंगा। 15 दिन के बाद कुछ मम्मी को कुछ असाइनमेंट के लिए बाहर गाँव जाना था काम से। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्चे ने जब वो बाहर गाँव थी 45 मिनट्स वीडियो कॉल पे उससे बात की। वाह वाह वाह, जबकि क्या क्या लेबलिंग हो गई थी कि उसको ऑटिज्म है और ये डिफिकल्टी है। यस, इतना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। यस, सो आपको एज अ पेरेंट समझना है कि आपके बच्चों के साथ का क्या इश्यूज है। और मैं चाहती हूँ कि आज का युग है, सब पेरेंट्स काम करते हैं, करना ज़रूरी है। महंगाई बढ़ गई है, सबको साथ में चल के आगे बढ़ाना है, तो बच्चों को अच्छे एजुकेशन भी दे पाएंगे। मुझे 2 बेटियां हैं, मुझे पता है। तो हमें बच्चों को आप क्या कर रहे हो बताना है, आपको खुद को अच्छा रोल मॉडल बनना है। अगर आप अच्छे रोल मॉडल बनते हो तो काफी हद तक आप जो कॉन्फिडेंस बिलीव करते हो, वो कॉन्फिडेंस आप बच्चों को दे सकते हो। जी बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, अगर हम काम के गए बच्चे को छोड़ के तो गिल्टी फील करते हैं। आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? आप बच्चे के लिए काम कर रहे हो। यस, बिल्कुल। बच्चे के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? रादर आप बच्चों को इन्वॉल्व करो। आज मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ। आज तक ऐसी कोई भी असाइनमेंट पर मैं बच्चे को बिना बताए नहीं गई हूँ कि मुझे ये असाइनमेंट पे जाना है। मैं अगर अमेरिका जाने वाली हूँ तो 2 महीने आगे उनको प्रिपेयर करती हूँ, 2 महीने के बाद मुझे अमेरिका जाना है। 2 महीने उसकी बातें होती है, डिस्कशन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको किस चीज में ध्यान रखना है नहीं ध्यान रखना है, तो इतनी चीजें आसान हो जाती है। तो ये बातें बहुत मायने रखती हैं। सुनने में कई चीजें बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े। यस, तो सुनने का, समझने का और बोलने का जो ये पूरा प्रोसेस है, उसमें काफी सारी हद तक इमोशन, साइकोलॉजी, फीलिंग्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। यस, बिल्कुल सही बात है। हमारे एक लंदन में फ्रेंड है, वो रिसर्च करते हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको 7 दिन में पता चल गया बच्चे के बर्थ के बाद, तो आप काफी हद तक डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हो, वो कोई भी डिसेबिलिटी हो। ठीक है, एज अ पेरेंट हम आज के दिन में क्या है, हम गूगल पे जाते हैं, सब सर्च करते हैं, दूसरे पेरेंट्स को मिलते हैं, इस पेरेंट ने ऐसा किया, उस पेरेंट्स ने ऐसा किया, लेकिन सबके बच्चे अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो हम कंपैरिजन और कंपटीशन क्यों कर रहे हैं? यस। वो रेट रेस में क्यों भाग रहे हैं? सबकी यूनिक क्वालिटीज हैं, तो आपके बच्चे को समझना आपका काम है। बिल्कुल ठीक बात है।
और प्रोफेशनल्स के पास राइट गाइडेंस लेना वो आपका काम है। जी, गलत जगह जाकर सलाह लेना या अपने आप से इंटरनेट देखकर कोई फैसला करना चीजों को गलत दिशा में मोड़ सकता है। यस जी, हम काफी ये वर्ल्ड में इतने फास्ट भाग रहे हैं, हमें सही में हमारे बच्चे के लिए क्या सही है उसके लिए टाइम नहीं है। सही कह रहे हैं आप। और हम काफी हद तक किसी को दे भी देते हैं काम, जैसे अगर सर्वेंट लेके गई थेरेपिस्ट के पास, काफी सारे ऐसे बड़े बड़े फैमिलीज से आते हैं बच्चे उनके केयर टेकर के साथ, लेकिन केयर टेकर कितने हद तक ज्ञान रखेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको एक बार तो आना है ना जानने कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को क्या जरूरत है। जी जी, तो ये काफी सारे इश्यूज है, हियरिंग स्पीच और वॉइस के इश्यूज तो है ही जो पैथोलॉजिकल है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है जो इसके हम ध्यान रखें तो काफी हद तक हम डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे 34 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है। बिल्कुल, क्या कमाल की बात आपने कही। और जो आपने ये बात कही है कि जो न्यू पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ठीक तरीके से ऑब्जर्व करने की, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अंडरस्टैंड करने की, और उसके बाद सही व्यक्ति सही एक्सपर्ट के पास जाकर उस समस्या का निदान करने की। मुझे लगता है कि एक पल के लिए रुककर यहाँ एक गाना सुनते हैं। यस। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। झिलमिल किसी लौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले।
जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके हैं पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे जमीन पर। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बतौर ऑडियोलॉजिस्ट, और वो आपने क्या पैथोलॉजिस्ट बोला था? स्पीच लैंग्वेज वो बहुत ही तकनीकी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के तौर पर और क्या क्या काम आप करती हैं? मेरा सबसे बड़ा काम है कि मैं हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ काम करती हूँ, जो कम सुनते बच्चे। तो करीब 34 इयर्स से जो कम सुनने वाले बच्चों के साथ मैंने उनको सुनाई दी है, उनके साथ ट्रेनिंग की है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो बच्चों की ब्लेसिंग्स है ना, हमारे जीवन में बहुत काम आती है। बिकॉज आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई स्पेशली एबल चिल्ड्रन होगा, उसने कभी सुसाइड कमिट किया होगा या कोई रॉन्ग तरीके से पैसा कमाने की कोशिश की होगी या कुछ। मैंने ऐसे कोई इंसिडेंट्स आज तक नहीं सुने हैं। तो ये जो बच्चे हैं, जब जन्म होता है उनके साथ ही उनकी चैलेंजेस शुरू हो जाती हैं। कोरोना के वक्त मैं ऑनलाइन थेरेपी लेती थी, तो हम लोग इतने पैनिक हो गए थे, हम खुद परेशान थे। तो आप समझ सकते हो कि वो कितने हद तक परेशान थे। बिल्कुल। पर फिर भी कोशिश कर रहे थे कि इस चैलेंजेस को कैसे फेस करें। तो मुझे लगा कि मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे तो सब चीज़ें हैं मेरे पास, सारे फिजिकली सब मैं फिट हूँ, फिर भी इतनी पैनिक हो रही हूँ। और ये बच्चे तो जन्म के साथ ही उनके पास चैलेंजेस है, और किस हद तक सारे चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से मैंने स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी पे आर्टिकल लिखने शुरू किए, जहाँ मुझे सारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उसमें से जो इंस्पिरेशन मिलती है, उस इंस्पिरेशन को और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करके मैं आर्टिकल्स सारे लिखती हूँ और लोगों में अवेयरनेस फैला रही हूँ। तो थ्रू माय आर्टिकल्स हियरिंग इश्यूज को कैसे डील किए जाए और उससे कारण हम कैसे जिंदगी में आगे बढ़ पाए, वो मैंने आर्टिकल आज 5 साल से लिख रही हूँ। और वो भी 3 अलग अलग भाषाओं में, राइट? यस, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में। जी, तो इसके जरिए भी एक अवेयरनेस का आपका अपना तरीका है? ये मेरा अपना खुद का तरीका है जी अवेयरनेस बढ़ाने का। उसके अलावा हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिसमें मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ, जोश फाउंडेशन। तो वहाँ पे हमने शुरुआत की थी, जैसे 2004 में मैं एक पीडियाट्रिक कॉन्फ्रेंस में गई थी, और 2004 में जो बच्चे अस्पताल से निकलते हैं उनकी टेस्ट होनी चाहिए, यानी OAE हियरिंग स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसका पहला आर्टिकल 2004 में पब्लिश किया गया था। जी। तो तब करीब 400 डेलीगेट्स थे और सभी कंट्री के डेलीगेट्स को पूछा गया था कि आपकी कंट्री में उसकी कितनी शुरुआत हुई है। और इंडिया की तरफ से मुझे उठाया गया था कि आप बताओ कि इंडिया में उसकी शुरुआत हुई कि नहीं, और मेरे पास कोई आंसर नहीं था। तो इसलिए मैंने वापस आके जिनके साथ मैं काम करती हूँ, डॉक्टर गांधी, उनसे डिस्कस किया कि ये OAE स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है, उसमें काफ़ी हद तक हम डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा करें। तो बोले ठीक है। मैं वो इंस्ट्रूमेंट लेके आई थी 2004 में जी, और हम काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट और ENTs जो हमारे आजू बाजू में थे, सबसे मिलने गई। पर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट से कंपलसरी नहीं होता है, और उनके लिए एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो मैंने डॉक्टर गांधी से डिस्कस किया कि हमें लोगों का जाके अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने ये जोश फाउंडेशन की शुरुआत की जी, जहाँ पे हम सारे बच्चों जो कम सुनते थे उनको एक प्लेटफॉर्म लेके आते थे। और जैसे स्पेशल स्कूल से बच्चे आते थे, वो पहले बॉडी वन हियरिंग एड्स पॉकेट वाले पहनते थे, और जो बच्चे जिनको हम ट्रेन करते थे डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ, जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते थे, वो सबको हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते थे। तो जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे, जो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और जो बच्चे मिडिल क्लास या हाई क्लास फैमिली थे वो कर पा रहे थे, तो जो
पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं कर पा रहे थे उनके क्वेश्चंस आते हैं कि इनकी कितनी सुनाई है कि जिससे वो अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो उस हिसाब से लोगों में अवेयरनेस बढ़ा कि अगर टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये बच्चे भी नॉर्मल के जैसे बन सकते हैं। यस। और काफी सेलिब्रिटीज, काफी फिलैंथ्रोपिक डोनर्स सबने देखा कि ये टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन से हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा अच्छे कर सकते हैं। तो हमें एक सेलिब्रिटी ने, फिलैंथ्रोपिक डोनर ने एक स्कूल को सारे बच्चे को टेस्ट करके अच्छे मशीन देने का बोला कि हम शुरुआत करते हैं जी। और वो शुरुआत हुई और आज करीब 20 स्कूल्स के अंडर प्रिविलेज बच्चों को, 2500 से ज़्यादा बच्चों को हम हेल्प कर पाए हैं। और सारे बच्चों को हमने स्क्रीन किया है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हियरिंग एड दिया है, पेरेंट्स को ट्रेनिंग दिया है, टीचर्स को ट्रेनिंग दिया है और आगे जाके उनको कौन सी वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी है, कौन से एजुकेशन में जाना है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलना है, उनके लिए सारे वर्कशॉप्स हम करते हैं जिससे उनका ओवरऑल पोटेंशियल बढ़े, जैसे रोबोटिक वर्कशॉप, मेहंदी हरीफाई, आर्ट वर्कशॉप, टैलेंट कॉन्टेस्ट, इलोक्यूशन कंपटीशन, वो सब पूरे साल में हम कंटिन्यूस अरेंज करते रहते हैं। जैसे उनको लगे कि वो नॉर्मल के जैसे आगे बढ़ सकते हैं। हमने एक बार फैशन शो भी किया था। अच्छा। हाँ जी। सारे हैंडीकैप बच्चों के लिए। फिर उनकी डांस कंपटीशन करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हर टाइम उनको नया नया टॉपिक मिले जिससे वो जाके उसके ऊपर अपना माइंड एक्सप्लोर कर पाए। यस। और इस तरह से हम पूरे साल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ जोश फाउंडेशन के थ्रू एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो अपने आप को नॉर्मल के जैसा बना सकें। ये काम जो है ये मेडिकल और पैथोलॉजी की दुनिया से अलग Yes. समाज को बदलने का काम है। जी। आगे की बातें करेंगे, यहाँ एक गाना सुनते हैं। Sure. तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए? मैं कृष्ण में बिलीव करती हूँ तो एक सॉन्ग है मनवा लागे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो अच्छा है, सुनते। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, लिखेला मैंने जिया का जिया का जिया का है दावरे। मुसाफिर हूँ मैं दूर का, दीवाना हूँ मैं धूप का, मुझे ना भाए ना भाए ना भाए छावरे। मनवा लागे, ओ मनवा लागे, लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का जिया का जिया का ये गाँव रे। ऐसी वैसी बोली तेरे नैनों ने बोली, जाने क्यों मैं डोली, ऐसा लगे तेरी होली मैं, तू मेरा। तूने बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। खुले ख्वाबों में जीते हैं बावरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा
डाले काला जादू नैना काले तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा ओ दोनों धीमे धीमे जले आजा दोनों ऐसे मिले जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे मनवा लागे लागे रे सावरे ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे रहूं मैं तेरे नैनों की छाँव रे ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे रहूं मैं तेरे नैनों की छाँव। मैंने ये सारे काम किए हैं बिकॉज मैं कृष्णा में बहुत बिलीव करती हूँ और जी। इसीलिए मैंने एज अ थैंक यू कृष्णा को अर्पण करते हुए एक सॉन्ग भी लिखा है और मैंने खुद ने गाया है राधा चली। अच्छा, तो आप गा के सुनाइए। राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे बांसुरी काना की सुर रे लावे बांसुरी काना की सुर रे लावे छेड़ जाए दिल तार धागे राधा चली पनघट पर भोर भयो सो लागे। क्या बात है। तो आप जो हैं वो भगवान कृष्ण पर विश्वास रखती हैं। Yes. जो ये कहते हैं कि कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, Yes. उसके फल पर नहीं। Yes. और जो आप काम कर रही हैं वो इसी बात को एक तरह से दिखाता है। तो अब आपके सब्जेक्ट की तरफ वापस लौटते हैं। बहुत सारी समस्याओं के बारे में आपने बताया था कि ये जो काम है ऑडियोलॉजिस्ट का, ये बहुत अलग अलग तरह की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। आज दुनिया की तुलना में इन समस्याओं के समाधान और इनकी पहचान दोनों में हम कहाँ खड़े हैं? कंफ्यूज है। कंफ्यूज है? अच्छा। जी। कंफ्यूज है। अभी वो स्टैटिस्टिक्स बता रहे थे कि जो ग्लोबली स्टटरिंग प्रॉब्लम्स है, हाँ, वो करीब एज 2 to 7 में 80 to 90% है। इतना ज्यादा? हाँ। ओ, ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। मतलब बच्चे साफ नहीं बोल रहे हैं। यस। इसका कारण एक है कि एक तो कम्युनिकेशन डिमांड्स बहुत हाई हो गई है। दूसरा है कि बच्चों लोग को एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे सारे अभी आईटी टेक्नोलॉजी, आईपैड्स, लैपटॉप। आप देखेंगे 1.5 साल का बच्चा आईपैड और आईफोन से खेल रहा है और इसमें यूटिलाइज कर रहा है। उसको आता है कैसे करना, वो सुनता भी है। लेकिन आप देखेंगे तो हमारा जो स्टडी बोलता है कि 45% हम सुन के सीखते हैं। राइट। ठीक है। 25% हम रीडिंग राइटिंग से सीखते हैं। ठीक है। और दूसरा हम हमारी अपनी थिंकिंग से सीखते हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा आईपैड और आईफोन से खेल रहा है तो बाहर के एनवायरनमेंट से कट ऑफ हो रहा है। जैसे सारे आज पेरेंट्स के पास 1 या 2 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और उनका पूरा कंसंट्रेशन एक अपने बच्चे पे है। ठीक है। उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके लिए कपड़े पहनाना, वो सब चीज़ बच्चे को करने ही नहीं दे रहे हैं, वो ही कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स। हाँ, खाना खाना है तो खाने के वक्त रोटी को तोड़ना, दाल में डालना, चावल में डालना, भाजी में डालना, खाना, ये एक विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन है। Yes. जो आज के बच्चे मिस कर रहे हैं। उनके कारण उनकी रीडिंग राइटिंग अफेक्ट हो रही है। इस चीज के कारण? यस। कैसे? आई एंड मोटर कोऑर्डिनेशन ही बंद हो गया है ना। हाँ, तो वो उसका इफेक्ट गजब। यानी बच्चों को अपने आप से खाने देना भी कितना मायने रखता है। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। सब काम माँ बाप को नहीं करना है, बच्चों Yes. को आत्मनिर्भर बनाना है। यस। जी। और आंकड़े क्या कहते हैं? क्या होता है कि उसके कारण बच्चे एक तो कम्युनिकेशन से कट हो रहे हैं आईपैड आईफोन की वजह से। आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन है तो रीडिंग राइटिंग भी उनका अफेक्ट हो रहा है। और जो
इवन स्कूल में आप देखोगे कि प्रोजेक्ट्स बढ़ रहा है, ये एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ एक्टिविटी पेरेंट्स ही करवा रहे हैं। जी। आप प्रोजेक्ट वर्क पेरेंट्स को दिया जाता है या चाइल्ड को समझ में नहीं आता है कभी कभी। ठीक है, तो ये जो है स्किल्स डेवलप करने के लिए और एक्सपोजर जो है, पर वो एक्सपोजर से उनकी जो कम्युनिकेशन डिमांड्स है वो हाई है, और उसके सामने उनको स्टिमुलेशन कम हो रहा है बिकॉज वो खुद कट ऑफ हो रहे हैं। तो नेचुरली जैसे मैं एक शांत वातावरण में बैठी हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी आवाज पसंद नहीं है, किसी के काज कुछ बोलना नहीं है, और सडनली मुझे क्राउडेड एरिया में डाला जाए, आपको यहाँ खड़ा रहना है, आपको बोलना है, कैसे बच्चा बोलेगा? वो तो पूरा घबरा जाएगा। कैसे बच्चा बोलेगा, आप बताओ। और अभी तक अगर वो किसी स्क्रीन के सामने था तो वो एक लिसनर और एक तरह से स्पेक्टेटर था, वो ऑडियंस था। yes. वो पार्टिसिपेंट नहीं था। तो आप कैसे डिमांड कर सकते हो कि वो बच्चा कुछ करे? आपको एक रिसेंटली इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक हमारे वहाँ लड़का आया था और उसको कान की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो इतना डिस्टर्ब हो गया था, और वो यूएस में पढ़ता था, और उसकी कान की परेशानी कम ही नहीं हो रही थी। तो बहुत सारे टेस्ट उसके ऊपर हुए। फिर वो हमारे वहाँ आए थे, तो मैंने पूछा कि तुझे इतना इरिटेशन क्यों होता है? तो बोलते हैं मेरे से आवाज़ सहन नहीं होती है, मुझे नहीं पसंद है आवाज़। ठीक है, तो मैंने बताया कि तू यूएस में क्या करता है? बोलता है मैं रात भर जागता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, वहाँ रहना ही अच्छा नहीं लगता है, मुझे वहाँ पढ़ना पड़ता है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे अपना घर अच्छा लगता है। ठीक है, और वहाँ पे मेरा टाइम पे सोना नहीं होता है, टाइम पे खाना नहीं होता है, पढ़ना है, असाइनमेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे तो मम्मी थी तो मुझे कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, वहाँ मुझे अपने आप सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर चीज़ें करनी पड़ती है तो मुझे इरिटेशन होता है। तो फिर पेरेंट्स ने बताया कि उसको पसंद नहीं था पढ़ने जाना यूएस, पर इन्होंने भेज दिया, तो वहाँ पे रह के वो इरिटेट हो रहा है। तो मैंने फादर को बताया कि उसको नहीं जाना तो क्यों भेजा? तो बोलते सारे बच्चे बड़े बड़े लोगों के नाम दिए, वो अब्रॉड जाके कितना अच्छा कर पाए। मैंने तो आपने क्यों नहीं गए? आपने बच्चे को भेज दिया, आप जाना चाहिए था ना। वो बच्चे ने बोला कि अभी मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। तो मैंने बोला, और मेरे कान जो इरिटेट हो रहा है ना, मुझे शोर भी पसंद नहीं है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, आप 6 महीना स्कूल का पढ़ना, वहाँ कॉलेज जाना छोड़ दो, यहाँ सेटल हो जाओ, सब कुछ जो आपको वहाँ करना पड़ता है वो यहाँ पे सीख लो। ओके। और फिर वहाँ पे आप वापस जाओ। आप बताओ, उसके सारे इरिटेशन कम हो गए। बताइए। क्योंकि उसको राहत मिली कि उसको क्या करना है। ठीक है, कभी कभी ऐसे इश्यूज होते हैं ना जिसकी साइकोलॉजी अगर आप समझोगे ना तो आपको लगेगा ये इश्यू थे ही नहीं, बनाएगा इश्यू थे। अरे बाप रे, मतलब ये है कि फिजिकल समस्याओं के साथ साथ मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत गहरी हैं। यस, और उसको समझना बहुत जरूरी है। जी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं हमारे साथ। कभी कभी मुझे लगता है मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ या ऑडियोलॉजिस्ट। मैं यही सोच रहा हूँ कि इतनी सारी मनोवैज्ञानिक बातें आप बता रही हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं क्या ऑडियोलॉजिस्ट हैं? तो अब बताएं कि किस तरह की समस्याएं और ज्यादा आप अपने चारों तरफ देख रही हैं, खासतौर पर बच्चों पर ही हम जहां फोकस कर रहे हैं इस बातचीत में। कोरोना के बाद जो बच्चे अभी नए डेवलप हो रहे, यानी 0 to 5 years में हैं, उनको ऑफकोर्स सडनली अटेंशन मिल गया था पेरेंट्स के साथ, और अभी अटेंशन सडनली बंद हो गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों का प्रोग्रेस अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज वो साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंसेस आए हैं उसके कारण। सो अभी फ़िलहाल हमारे पास लास्ट 3-4 साल में कोरोना के बाद मैक्सिमम जो चिल्ड्रन अफेक्टेड है, स्टैमरिंग, फिर डिस्क्लैरिटी ऑफ द स्पीच, ज़्यादा नहीं बोलना, लोगों के साथ कम्युनिकेशंस नहीं करना, वो ज़्यादा इफेक्ट 4 या 5 years के जो अभी फिलहाल बच्चे हैं उनमें हमें दिखाई देता है। बहुत सारे बिहेवियर प्रॉब्लम्स। यानी ये वो बच्चे हैं जो कोरोना समय में पैदा हुए। हाँ, है ना, जो अब 4-5 साल के। yes. क्या वजह होगी कि वो कम बोलते हैं, या उनके बोलने की समस्याएं हैं, या क्लैरिटी नहीं है?
एक तो पेरेंट्स से ही एक्सपोजर मिला था, ज़्यादा बाहर से एक्सपोजर नहीं मिला था, ज़्यादा आईपैड आईफोन यूज़ कर रहे थे बच्चे घर पे रह के, दुनिया से कटे हुए थे, तो वो उनका प्रोग्रेस थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हुआ। प्लस पेरेंट्स सडनली थे पूरा टाइम ध्यान रखने के लिए, और सडनली पेरेंट्स गायब हो काम पे चले गए तो उसके कारण काफ़ी सारे बिहेवियर इश्यूज और काफ़ी सारे पेरेंट्स उसको हैंडल भी नहीं कर पाए, तो उसके कारण बिहेवियर इश्यूज। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम मैक्सिमम पेशेंट्स जो अफेक्ट हुए हैं कोरोना के कारण वो मिडिल एज जो एडोलेसेंस में जा रहे हैं, जैसे 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में थे, उनका राइटिंग कम हो रहा था, उनका ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहा था और सडनली उनको पेपर्स राइट करने पड़ रहे हैं। तो जो बच्चे इतने इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज में, जो बच्चे काफ़ी पढ़ना नहीं पाते हैं और घर पे इंग्लिश बोलते नहीं है पेरेंट्स, और रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है कम्युनिकेशन होना, तो उसके कारण जो एडल्ट स्टेज में जो कम्युनिकेशन डिमांड्स है वो अफेक्ट हो रही है। तो काफ़ी सारे बिहेवियर, राइटिंग इश्यूज, स्टैमरिंग इश्यूज हमें इस एज ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कोरोना ने उस समय पर नहीं असर डाला, बल्कि उसके असर चले जा रहे हैं नई पीढ़ियों पर। जा रहे हैं। तो इन बच्चों को लेकर कोई स्टडी हुई है या ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन? मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कुछ स्टडी कोरोना के रिलेटेड नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट एज अ क्लिनिशियन मैं जो काम कर रही हूँ और काफ़ी जो इतने सालों से काम कर रही हूँ, और अभी जो 3-4 साल में देख रही हूँ कि बिहेवियर इश्यूज जो है बच्चों में बहुत बढ़ गए हैं। और अगर उसको आप पीछे जाके उनकी जो हिस्ट्री अगर लो तो काफ़ी सारी जो इश्यूज है वो कोरोना के पोस्ट इफेक्ट है। तो बतौर ऑडियोलॉजिस्ट आप इसका निदान क्या खोजती हैं? निदान इज मोर ऑफ अवेयरनेस जी। हमारे बच्चों के साथ क्या इश्यूज है, कैसे उसको डील किया जाए नॉर्मल नेचुरल वे में। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, पर टेक्नोलॉजी को सही अर्थ में यूज करना जरूरी है, नहीं कि उसकी हमें आदत हो जाए। जैसे अगर आप पढ़ाते हो, कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो छोटे बच्चों को कि एक लाल कलर का मैंने ड्रेस पहना है और टमाटर भी लाल है, गाजर भी लाल है, दूसरी 4 चीज़ें जो यहाँ पड़ी है वो भी रेड कलर की है, एक कंसेप्ट समझाना है। वो कंसेप्ट में भी आप अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, क्यों? जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी जहाँ इस्तेमाल करोगे वहाँ उसकी ज़रूरत है। जैसे मुझे कभी कभी एक क्वेश्चंस होता है कि हम जब हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के साथ डील करते हैं और हम फिलैंथ्रोपिक डोनर्स या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या गवर्नमेंट किसी के साथ बोलते हैं कि हियरिंग एड में रिवॉल्यूशन आया है, टेक्नोलॉजी अपनानी है, नहीं, उनको सस्ते वाले मशीन क्यों नहीं दे सकते? वहाँ हम टेक्नोलॉजी अपना ही नहीं चाहते, जिसके कारण की हैंडीकैप काफी हद तक रिड्यूस की जा सकती है। इतना हम सोच नहीं पा रहे हैं, वहाँ हम बचत करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है वहाँ हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम खुद कंफ्यूज है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही तरीके से एलैबोरेट किया कि हम हिंदुस्तान में इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, और आपकी इस बातचीत से हमें ये सबक और प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम टेक्नोलॉजी को रिड्यूस करें और व्हेन नेसेसरी वाला फॉर्मूला अपनाएं। चलते चलते एक और गाना सुन लिया जाए। कौन सा गाना आपके जहन में आ रहा है? मुझे जब भी मेट का एक गाना, ये इश्क है जन्नत दिखाए, वो बहुत पसंद है। बिकॉज आज जो भी चीज़ है ना, मैं सोचती हूँ अगर कोई भी फील्ड हो, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आप प्यार से ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं। करने के लिए करना जरूरी नहीं है, अगर प्यार से करो, आप डिवोशन दो अपने काम में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, तो सारी चीज आसान हो जाती है। तो प्यार होना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात है। सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का ये गाना, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम की तर्ज है।
मुझे क्या हुआ है तेरे बातों में जीकर, इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ। मुझे तो मिला तू ही मेरे होठों की खिलती हुई सी हंसी, खिला भी पिया तू ही। देखो ना देखो मुझे क्या हुआ है तुझे सपनों में लाकर, देखो ना पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी बातों में आकर, इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ। हाँ है कोई तो वजह जो जीने का मजा यूं आने लगा, ये हवाओं में है क्या थोड़ा सा जो नशा यूं छाने लगा। पूछो ना पूछो मुझे क्या हुआ है तेरी राहों में आकर, पूछो ना पूछो मुझे क्या मिलेगा तेरी बाहों में आकर, इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ ओ रामा ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ। ये थी सुप्रसिद्ध ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट देवांगी दलाल से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान।